गुड आफ्टरनून मैम। गुड नून। तुम्हारा स्कूल कब से चालू होने वाला है? नहीं पता है। नहीं पता मैम। और तुम लोग का रिजल्ट आ गया? हो गए तुम लोग 10th में प्रमोट या पास? यस मैम, परसेंटेज। ओह, यस कितना मैम। परसेंट आया? अंशिका, तुम्हारा क्या परसेंट आया 9th स्टैंडर्ड? मेरा बहुत खराब है, इसीलिए तो पूछा है। 58। कितना? 58। इतना कम कैसे? क्या पता मैंने सब असाइनमेंट भी भेजे थे, एग्जाम भी किया था। 58 ही आया। इससे अच्छा एग्जाम हो जाए तो अच्छा रहता। लेकिन सबसे लोएस्ट कौन सा सब्जेक्ट में मार्क्स है? मैथ्स। ओके। और हाईएस्ट? हाईएस्ट क्या था मैम, पता नहीं, हिस्ट्री या साइंस दोनों में से कुछ तो था। हिस्ट्री या साइंस। ओके, ठीक है। वीडियो ऑन करो भाई तुम लोग अपना, वरना मुझे तो डायरेक्टली बोला है कि तुम लोग को रिमूव ही करना है जिसका वीडियो ऑफ रहेगा उसको। न्यू स्टूडेंट भक्ति। यस मैम। ओके, इन लोग के स्कूल में ही हो तुम भी? यस। ओके। बाकी लोग क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे हैं आज? इतना टाइम कैसे ये लोग को लगा? पता नहीं। आज तुम लोग का साइंस है ना? साइंस 1 से स्टार्ट करते हैं। काफी इजी है फर्स्ट चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर 9th स्टैंडर्ड का ग्रेविटेशन कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो बहुत ही ज्यादा इजी है, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं भी होगा तो ये फर्स्ट चैप्टर में बेसिक से शुरू किया है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
काफी इजी स्टार्ट है ये साइंस का, साइंस 1 का। इस चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन, फर्स्ट चैप्टर साइंस 1 का। मैम स्क्रीन शेयर करोगे? नहीं है टेक्स्ट बुक, रुको। इस PDF है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर दूसरे डिवाइस, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो तुम लोग का शक्ल नहीं दिखेगा मुझे। तुम लोग को वैसे भी सुनना है और मोस्टली तुमको लिखना है। अंशिका, पेन मिला तुमको? पेन मिला पूरे घर में? फाइनली। एक काम करो, जब तक बाकी सब लोग ज्वाइन होते हैं तब तक एक ट्यूशन या क्लासेस का जो भी तुम लोग का बुक होगा, एक बुक ले लो और एक पेन लो। साइड बाय साइड तुम लोग को लिखना है, क्योंकि काफी ज्यादा इजी लैंग्वेज में मुझे देना है, बिकॉज इसमें थोड़ा अलग लैंग्वेज है। तो बी रेडी विथ योर पेन और नोटबुक। साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। टॉपिक में लिखती हूँ चैट बॉक्स में। आज का डेट डाल देना, 20/05/2021। टू 10 तक रुकते हैं, अगर कोई नहीं आया तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस। अभी से तुम लोग को चैप्टर थोड़े बड़े आएंगे साइंस में। लास्ट ईयर जितने छोटे चैप्टर्स नहीं होंगे। और अगर साइंस में ज्यादा अच्छे से स्कोर करना है तो साइंस 1 साइंस 2 तुम लोग का 2 अलग टेक्स्ट बुक होगा 10th स्टैंडर्ड में। अगर ज्यादा स्कोर करना है साइंस में तो साइंस 1 पे कंसंट्रेट करना, बिकॉज वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और उसमें मार्क्स तुम लोग अच्छे से ग्रैब भी कर सकते हो। वेरेज अगर साइंस 2 तुम लोग देखने जाओ तो दैट इज बेस्ड ऑन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो वो तुम लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी आ जाता है। साइंस 1 फिजिक्स है तो वो काफी अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, उसमें ज्यादा एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं, तो साइंस 1 इजी हो जाएगा तुम लोग को पढ़ने के लिए। और साइंस 2 अगर देखोगे तुम तो साइंस 2 में इतना ज्यादा एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है। अगर सपोज हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में एग्जांपल्स देना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज बायोलॉजी हमारा पूरा बॉडी के ऊपर होता है, तो बॉडी के ऊपर हम कोई एग्जांपल इतना दे नहीं सकते हैं। वो लॉजिकली हमको सोचना है, समझना है और फिर माइंड में अपने को डालना है। तो साइंस 2 थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा पर इतना भी नहीं, और कंपैरेटिवली साइंस 1 इज इजी, काफी अच्छे से समझ भी जाएगा और काफी स्मूथ और इजी भी है साइंस 1। इसके लिए आज साइंस लेक्चर है तो पहले साइंस 1 ही उठाते हैं, सो दैट स्मूथ स्टार्ट हो साइंस का। सबसे पहले तुम्हारा जो चैप्टर है दैट इज, हाँ साइंस तो भी आगे लेने वाले हैं। क्या साइंस, हाँ पूरा साइंस नहीं लेने वाले। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब कि
अभी सबसे बेसिकली स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन एग्जैक्टली होता क्या है? अगर हम किसी बॉल को ऊपर से फेंकते हैं, ये भाई साहब हिंदी लेक्चर में नहीं था ना? बेटा किधर था हिंदी लेक्चर में? मैम पर्सनल प्रॉब्लम। लेक्चर शुरू हुए नहीं कि तुम्हारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। वेकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तुम लोग को, लेक्चर्स के टाइम तो बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तुम्हारे। पूरा वेकेशन तो गेम्स खेलने के लिए इंटरनेट इशू नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही लेक्चर्स हमारे शुरू हो जाएंगे तो इंटरनेट प्रॉब्लम्स तो इतने आ जाएंगे कि इंटरनेट ही बंद हो जाता है हमारा, है ना? ये सारे रीजंस ना लास्ट ईयर से सुन के ना मुझे बाहर हो गया है, तो ये सारे रीजंस तो देने का सोचना भी मत। आज कौन सा लेक्चर है वो तो पता है ना? हाँ मैम साइंस। ओके, तो टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास या पीडीएफ के भरोसे? मैम नहीं है टेक्स्ट बुक। वेरी गुड। ओके, तो साइंस 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन तुम लोग को एक बुक निकालना है जो तुमने क्लासेस के लिए मेंटेन किया होगा। उसमें आज का डेट लिखना है, टॉपिक लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर नंबर लिखना है, और फिर उसके बाद स्टार्ट करना है। तो बेसिकली ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होता है? जिसका जिसका ओम पवार, जिसका भी वीडियोस ऑफ है प्लीज, मैं हर लेक्चर के बीच में बोलूंगी नहीं कि वीडियोस ऑन करो। ग्रेविटेशन एग्जैक्टली होता क्या है? अगर सपोज कि तुम फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या कहीं भी कोई भी फ्लोर पे अगर तुम रहते हो, वहां से अगर तुम एक बॉल फेंकते हो, ऊपर से नीचे एक बॉल अगर तुम फेंकते हो, तो वो बॉल नीचे ही क्यों गिरता है? वो ऊपर भी जा सकता है, लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकता है वो बॉल, लेकिन वो बॉल नीचे गिरता ही एक दो बार बाउंस होके फिर रेस्ट पोजीशन पे क्यों आ जाता है? क्योंकि, और एक और चीज, ग्रेविटेशन, हम बॉल को नीचे जब फेंकते हैं तो बॉल नीचे की तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होके क्यों चला जाता है? जहां हम रखते हैं वहीं पे भी रुक सकता है बॉल, लेकिन ऐसा नेचुरली क्यों है कि अगर हम कोई भी चीज फेंकते हैं तो वो चीज नीचे ही गिरता है? दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे अर्थ के बीचों बीच, सेंटर ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो कि क्या होता है, अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हो या पेड़ पे से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिरता है तो अगर हम पेड़ से, अगर पे से कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं या पेड़ से कोई ऑब्जेक्ट अगर गिरता है तो वो डायरेक्टली नीचे ही गिरता है, क्योंकि हमारे अर्थ के बीचों बीच एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ में ग्रेविटेशन फोर्स होता है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, कोई भी ऊपर से गिरी हुई चीज को नीचे खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। समझा? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो अर्थ क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को खुद के तरफ अट्रैक्ट करता है, इसके लिए वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ खींचा जाता है। ये इसके पीछे का साइंटिफिक रूल है। अगर हम किसी भी चीज को ऊपर से फेंकते हैं तो उसको नीचे खींचने वाला जो चीज होता है वो ग्रेविटेशन होता है। अर्थ के बीचों बीच होता है ग्रेविटी, और वो अर्थ की तरफ पुल करता है उस ऑब्जेक्ट को, इसके लिए वो ऑब्जेक्ट गिर के नीचे आता है। समझा ग्रेविटी क्या होता है? अभी सबसे पहले अगर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही 3 क्वेश्चन पूछा गया है तुमको। सबसे पहला है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन का मतलब, और ये जो 3 क्वेश्चंस है वो सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं
क्यों? क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चंस है वो तुम्हारे चैप्टर के अंदर मिलेगा ही नहीं। ये तुम लोग को तुम्हारे नॉलेज से, तुम्हारे ब्रेन पावर से तुमको लिखना है, जो कि लास्ट ईयर यानी कि 9th स्टैंडर्ड के बेस पे है। अभी 9th स्टैंडर्ड हो गया तो हमारा पढ़ाई भी 9th में ही हम छोड़ के आ गए। मार्कशीट आ गया मतलब हो गया हमारा 9th खत्म, हमें कुछ याद नहीं होगा 9th स्टैंडर्ड का। सो ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के बाद क्या इफेक्ट्स आता है। क्वेश्चन का मतलब है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगा के उसको धक्का दिया तो ये ऑब्जेक्ट पे क्या नतीजा हमें दिखेगा, इफेक्ट्स यानी कि नतीजा। तो सबसे पहले हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स लगा के धक्का देते हैं तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आएगा। मोशन में आएगा यानी कि क्या, अगर ये बॉल अगर यहाँ पर है, मैं फोर्स लगा के उस पर प्रेशर लगा के अगर उसको धक्का मार रही हूँ, या अगर तुम बॉल को किक करते हो तो उसके लिए फोर्स अप्लाई होता है। तो अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला चीज क्या होगा, मोशन, यानी कि ये एक चीज यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से मूव होके अपना जगह बदल के कहीं और जाएगा, ये पहला चीज होगा। दूसरा चीज क्या होगा कि वो बॉडी यानी कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कोई एक डायरेक्शन पकड़ेगा, यानी कि मैंने उसको किक तो किया, तो जो डायरेक्शन में मैंने उसको किक किया वो उस डायरेक्शन में या कोई और डायरेक्शन में वो जाएगा। ये दो चीजें हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, जो क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट पे क्या नतीजा होगा, वो हमें ये क्वेश्चन का मतलब बताता है। समझा? ठीक है, मैं डिक्टेट करती हूँ। मैम आप बोल रहे हैं इसका आंसर? हाँ, मैम ये मैं आपको आंसर उसका बोल रही हूँ, तुम लोग को ये मैम आंसर 2 सेकंड, लिखना है। हाँ, 2 मिनट। तुम्हारा वीडियोस ऑन मैम करो, 2 और हाँ, और तुम्हारा नोटबुक और पेन जो भी है वो लो। क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तुम्हारे चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन है, तो सीधा डायरेक्टली लिखो, आंसर 1 करके लिखो। फर्स्ट आंसर तुम्हारे पास है ना टेक्स्ट बुक तुम्हारे भाई का? यस मैम। साइंस 1 का टेक्स्ट बुक निकाल। यस मैम, निकाला। ओके, पेज मैम उसको नंबर बैक 1 साइड पे का जा। आपको आंसर लिखा रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, वो उसके लिए तो चैप्टर पहले होना चाहिए। पेज नंबर 1 पे पहला चैप्टर शुरू होते ही 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यस मैम, गॉट इट, गॉट। तो वो पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधा आंसर 1 करके लिखना है। मैं आंसर डिक्टेट करती हूँ। 1 मिनट। हाँ हाँ, मैम आप क्वेश्चन बताओ ना। व्हाट आर द इफेक्ट्स व्हाट आर द इफेक्ट्स यस ऑफ मैम। अ फोर्स, ऑफ द फोर्स। हाँ, ऑफ द फोर्स यस मैम। एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक्टिंग। ओके, अभी मैं आंसर बताती हूँ इसका। एवरीवन इज रेडी? यस यस। ओके, सबकी शक्ल दिखाओ प्लीज। लिखो आंसर। अ फोर्स can set a force can set a body, मैम से या सेट? set, मैम मैं a लिखती force हूँ can छोड़ो। set a body.
ये पहला पॉइंट है. अ फोर्स कैन सेट अ बॉडी इन मोशन. डन मैम. मैम पॉइंट वाइज लिखना है. 2 पॉइंट है. डन. सेकेंड पॉइंट डाला है मैंने. डन मैम. ओके. अब ये पॉइंट का मतलब ध्यान से पहले समझना. हाँ, वो पॉइंट सेकंड पॉइंट नहीं समझ. हाँ, मैं पूरा पॉइंट ही समझा रही हूँ, दोनों भी पॉइंट समझा रही हूँ मैं. सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? अ मोशन कैन सेट अ बॉडी इन सॉरी अ फोर्स कैन सेट अ बॉडी इन मोशन. सबसे पहले तो फोर्स क्या होता है? फोर्स यानी कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को या किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगाना, यानी कि उसको धक्का देना, उसको हम फोर्स कहते हैं. ताकत लगा के उसको धक्का देना, उसको हम फोर्स कहते हैं. तो फोर्स की वजह से क्या होता है? ये एक ऑब्जेक्ट है. अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो सबसे पहला चीज क्या होगा? वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा. यानी कि धक्का लगाने से पहले ये जो बॉल है वो सबसे पहले रेस्ट पोजीशन पे था, यानी कि एक ही जगह पे था वो. लेकिन जब मैंने उस बॉल पे प्रेशर लगा के फोर्स अप्लाई किया, तो उसके बाद क्या हुआ? मोशन में आया. मोशन में आया यानी कि जो पहले रेस्ट पे था वो अभी धक्का लगाने के बाद आगे मूव होने लगा. मोशन का मतलब यस समझा? मैम. मैंने जैसे Yes, आपको ये ma'am. पूछना, कि हाँ, यस मैम. पुल और पूछना मैम जैसे वो. हाँ, मोशन मतलब कि एक जगह पे रुका हुआ ऑब्जेक्ट अचानक से धक्का लगाने के बाद मूव होने शुरू होता है, उसको मोशन में आना कहते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला चीज क्या होता है फोर्स अप्लाई करने के बाद? कि हमारा एक जगह पे रुका हुआ बॉल फोर्स लगाने के बाद एक जगह से दूसरे जगह में मोशन में आएगा. ये पहले पॉइंट का मतलब था. दूसरे पॉइंट का मतलब क्या है? कंप्लीटली अपोजिट है दूसरा पॉइंट. पहले में हमने क्या देखा कि एक जगह पे जो चीज है वो धक्का या पुश करने या फोर्स लगाने के बाद दूसरे जगह पे गया. लेकिन दूसरे पॉइंट का क्या मतलब है? कभी तुमने जिंदगी में कभी ना कभी तो साइकिल चलाया ही रहेगा. और अगर साइकिल चलाते हो तो साइकिल एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया. मूविंग ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? क्योंकि तुम उसको चला रहे हो, वो एक जगह पे रुका नहीं है, तुम उसको राइड कर रहे हो, चला रहे हो साइकिल. तो अगर हम साइकिल के ब्रेक को प्रेशर यानी कि फोर्स लगा के ब्रेक दबाते हैं, तो साइकिल क्या होता है? साइकिल में क्या चेंजेस दिखता है तुम लोग को ब्रेक Stop. लगाने के बाद? साइकिल स्टॉप हो जाए. परफेक्ट. साइकिल रुक जाती है. पहला पॉइंट क्या था? कि प्रेशर लगाने से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तुम्हारा मूव होने लगता है. लेकिन दूसरे पॉइंट में क्या है? कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट रुक गया. समझा? पहले पॉइंट के बाजू में ब्रैकेट करके लिखो या पहले पॉइंट के ऊपर लिखो किकिंग अ बॉल. बॉल को किक करना, किकिंग अ बॉल. यस मैम. Yes, और ma'am. सेकेंड पॉइंट के बाजू में एग्जाम्पल के जैसे लिखो अप्लाइंग ब्रेक ऑन बाइसाइकिल. डन. Done. तीसरा पॉइंट, a force can change the direction of the motion of the body. मैं लिखती हूँ.
A force can change the direction of the motion of the body. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. अभी ये तीसरे पॉइंट का मतलब क्या होता है? तुमने बॉल को किक तो कर दिया, लेकिन जब तुमने किक किया, तुम्हारा एम था बॉल को सीधा किक करने का, लेकिन अगर तुमने तुम्हारे बॉल को किक किया तो वो 99% जरूरी नहीं है कि वो बॉल सीधा ही जाएगा। वो बॉल का डायरेक्शन बीच में बदल सकता है। तुमने बॉल को किक किया, लेकिन वो सीधा जाने का चांसेस 99% नहीं है। वो बॉल किक होने के बाद यहाँ या तो वहां भी जा सकता है। यानी कि एक रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट है, रेस्ट यानी कि एक ही जगह पे जो ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम किक करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके बाद वो मोशन में आता है। मोशन में आने के बाद क्या होता है, वो उसका डायरेक्शन बदलता है, जो कि ये पॉइंट का मतलब है। धक्का मारने के बाद, किक करने के बाद जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाएगा, लेकिन मोशन में आने के बाद का डायरेक्शन जो होगा वो तुमको नहीं पता। तुम्हारा ऑब्जेक्ट कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ेगा और उस डायरेक्शन में वो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझा नीरज? थर्ड पॉइंट Yes, ma'am. लिखो। थर्ड पॉइंट मैंने डाला है चैट बॉक्स में। Yes, Done, ma'am. फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट सबका हुआ लिख के? Yes. मैम आप थर्ड पॉइंट वापस डालोगे क्या चैट बॉक्स में? मैं अभी लीव हो गया था Yes, ना, हाँ। तो शो डाउन नहीं कर रहा है। दिखा डालती। कभी किसी ने कोक या पेप्सी का कैन पिया है या बिस्लरी की बोतल में पानी पिया है किसी ने? Yes. हाँ मिस। तो तुम्हारा जो थर्ड पॉइंट है वो उसके ऊपर बेस्ड है। तो सोचो 2 मिनट कि कैन या पेप्सी की बोतल पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके बाद का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है वो कैन या बोतल पे? मतलब प्लास्टिक हाँ? बोतल पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो मैम वो पूरा मतलब क्रैक हो जाएगा बॉटल। नहीं, किसी को नहीं पता? मैम हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो पूरा क्रश हो जाएगा, मतलब पूरा। ओके ठीक है। अगर हम कोक के कैन को या प्लास्टिक के बोतल को अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्रश हो जाता है, लेकिन क्रश होने के बाद वो क्या होता है, उसका शेप बदल जाता है और उसका साइज बदल जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका मीनिंग ये है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट का साइज और शेप बदल जाता है। डाला है मैंने चैट बॉक्स में फोर्थ पॉइंट।
डन। ओके डन मैम। मैम डन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस यू आर फेमिलियर विथ। 9th स्टैंडर्ड में तुम लोग ने कौन से फोर्सेस के बारे में सुना है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस फोर्स, नहीं। मस्कुलर फोर्स। मैम ग्रेविटेशनल परफेक्ट फोर्स, परफेक्ट। मैकेनिकल, फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल। न्यूक्लियर। कोई मुझे बताएगा फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स बोल तो दिया तुम लोग ने कि हाँ आता है करके, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है? जैसे बड़े बड़े फोर्सेस के नाम आते तो हैं हमको, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या है? न्यूक्लियर फोर्स तो लास्ट चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा था, रॉकेट वाले चैप्टर पे। और फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट मैंने नहीं करवाया था तुम लोग को। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स मतलब, अगर तुम लोग रास्ते पे चल रहे हो तो नॉर्मल रास्ते पे जब तुम चल रहे हो तब यूजुअली कोई नहीं फिसलता है। क्यों नहीं फिसलता है? क्योंकि जो रास्ता है वो तुम लोग को होल्ड करके रखता है कि तुम फिसलो नहीं। उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जो हमको होल्ड करके रखता है। लेकिन अगर मानो कि रास्ते पे पानी गिरा है या ऑयल स्पिल किया हुआ है, तो उस पे तुम गिरते हो। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स है जो हम लोग को होल्ड करके रखता है, तो रास्ते पे तेल या पानी होने की वजह से हम क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि बेटा फ्रिक्शनल फोर्स रास्ते और तुम्हारे बीच में फ्रिक्शनल फोर्स मेंटेन करता है। रास्ते के ऊपर अगर पानी का लेयर या ऑयल का लेयर आ जाता है तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करता है। समझा क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स? नो मैम। यस यस फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि एक रास्ते पे तुम चल रही हो और नॉर्मल सादा रास्ता, अगर सूखा रास्ता रहेगा तो तुम उस पे फिसलती नहीं हो। क्यों नहीं फिसलती हो? क्योंकि वो जो रास्ता है उसने तुमको होल्ड करके रखा है। एक फोर्स है जिसने तुमको होल्ड करके रखा है, जिससे तुम ना गिरो। उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर रास्ता सूखा नहीं है और उस पे ऑयल स्पिल किया हुआ है या पानी स्पिल किया हुआ है, तो तुम फिसलोगी। तो क्यों फिसलोगी तुम? फ्रिक्शनल फोर्स तो है ना तुमको होल्ड बैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे तुमको फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारे और रास्ते के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पे रास्ते और तुम्हारे बीच में पानी या तो ऑयल का लेयर है, इसलिए तुमको यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होल्ड नहीं करता। अब समझा? यस मैम, समझा। मैम। ओके, तो लिख दो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सेट्रा। हाँ, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन क्वेश्चन भी डाला है मैंने चैट बॉक्स में। मैम वापस रिपीट हाँ, करो ना आंसर। बोलती हूँ, मैं लिख रही हूँ।
डन। ओके, तुम्हारा ये लेक्चर कितने बजे तक है? 3:30। मैम 3:30। ओके, ठीक है। ओके, हम लोग का जो थर्ड क्वेश्चन है मैम वेट, आई एम स्टिल वो, राइटिंग। ओके, मैम डन। ओके। भक्ति समझ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। अगर कुछ भी डाउट है तो बीच में से भी तुम क्लियर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फील फ्री टू क्लियर एक्सप्रेस योर डाउट्स, ठीक है? यस। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स? हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि क्या? एक ऐसा फोर्स जो हर चीज को नीचे खींच के लाता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन सिर्फ ये जो 2 लाइन का डेफिनेशन है उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर पढ़ना है तुमको, कि ग्रेविटेशनल फोर्स कब भी डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर हुआ, और डिस्कवर किया तो क्या डिस्कवर किया। ये 4 चीजें तुम ये पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले, जिसका डेफिनेशन सिर्फ 2 लाइन का है। तो पहले डेफिनेशन लिख लो या तो फिर क्वेश्चन लिख लो, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। आंसर थर्ड लिख क्वेश्चन लेती है हूँ मैं मैम। चैट बॉक्स में। व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड क्वेश्चन। मैम आंसर लिखो। सॉरी, मैंने तो ग्रेविटेशन, GRAVITIONAL। मैम वो आंसर है क्या जो आपने अभी भेजा है? हाँ, आंसर द ग्रेविटेशनल, मैंने जी के जगह पे एफ लिखा है गलती से, तो दैट इज जी। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स, दैट इज इट एक्ट्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। आंसर सिर्फ यूनिवर्स तक ही है। डन। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब, आई मीन ये डेफिनेशन का मतलब, ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट यानी कि न्यूटन ने ये जहां लॉन्च किया है वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल यानी पूरे दुनिया में होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किसके साथ एक्ट करता है? किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के साथ। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ना ही सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसको रिएक्ट करने के लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। तुम अगर कंपटीशन करते हो किसी के भी साथ
तो कंपटीशन किसके साथ करते हो? जब तुम्हारे साथ कोई होता है तब तुम कंपटीशन करते हो ना, तुम्हारे साथ अगर कोई है ही नहीं तो तुम कंपटीशन किसके साथ करोगे? तो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्ट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, एक ऑब्जेक्ट और एक किसके वजह से रिएक्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो। The gravitational force is universal force. That is, it acts between two objects in universe. पहला ऑब्जेक्ट तो वो जो तुम बॉल फेंक रहे हो, और दूसरा क्या? अर्थ का सरफेस जो अट्रैक्ट कर रहा है तुम्हारे ऑब्जेक्ट को। समझा व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? यस मैम। नहीं समझा Yes. तो पूछो, इसके ही ऊपर पूरा चैप्टर है। यस मैम समझ। ठीक है, now moving to the chapter. We have seen in the previous standard that the gravitational force is universal force and it acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करे, वो दो ऑब्जेक्ट पूरे दुनिया में कौन से भी दो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर सकता है। समझा? यस Let us learn now how this force was discovered. Gravitational force कैसे discover हुआ था वो देखते हैं। As we have learned the phenomenon यानी कि fact of gravitation was discovered by Sir Newton. Gravitational force किसने discover किया था? न्यूटन ने discover किया था। Gravitational force was discovered by Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple falling from a tree on the ground. हमने बहुत सारा स्टोरी सुना है कि न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा था, तो कुछ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा था, और यहाँ पे लिखा है कि ग्राउंड पे एप्पल गिरा था। नथिंग मेक्स अ डिफरेंस, उसके पीछे का रीजन था ग्रेविटेशन, जो ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं। इन शॉर्ट ये लोग का बोलने का मतलब ये है कि ऊपर से गिरी हुई चीज नीचे ही क्यों आती है? ऊपर भी जा सकती है, लेकिन कंपलसरी जब पेड़ पे से या जब ऊपर से कोई चीज गिरती है तो वो नीचे ही क्यों गिरती है? कंक्लूजन सिर्फ वही है। तो हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे कि एक बार न्यूटन जो है वो एप्पल ट्री के नीचे बैठा था। सबके वीडियोस ऑफ है, नीरज और भक्ति को छोड़ के। वो लोग दोनों ने क्या गुनाह किया है वीडियो ऑन रख के? वीडियो ऑफ करना ना शुरू होता है साहिल से, साहिल बंद करता है वीडियो, उसके बाद सब में हिम्मत आ जाती है वीडियोस बंद करने की। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब बेसिकली ये जो चैप्टर है या बेसिकली ग्रेविटेशन का जो आविष्कार न्यूटन ने किया था वो कैसे हुआ डिस्कवर? एक बार न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा था और उसके बाद उसके ऊपर एक एप्पल गिरता है, तो वो बैठे बैठे उसको एक थॉट आया कि ये जो एप्पल ट्री है उसके ऊपर से जो एप्पल गिरा है वो डायरेक्टली नीचे ही क्यों गिरा है? गिरना था तो वो कोई भी डायरेक्शन में गिर सकता था, लेफ्ट में गिर सकता था, राइट में गिर सकता था, या तो ऊपर भी उड़ सकता था, लेकिन ये जो एप्पल गिरा है वो नीचे ही क्यों गया? और नीचे गया तो गया, एकदम स्ट्रेट वही डायरेक्शन में नीचे क्यों गिरा? गिरते गिरते वो स्लांट होके ऐसे भी जा सकता था, गिरते गिरते वो टिल्ट होके ऐसे भी जा सकता था, लेकिन नहीं, वो गिरा तो एकदम स्ट्रेट गिरा। तो भाई साहब उसके पीछे रिसर्च करने लगे। तो जब रिसर्च किया, सोचा, तो उसको लगा कि होगा कुछ रीजन, लेकिन ये चीज उसको डाइजेस्ट नहीं हुई कि होगा कुछ रीजन मतलब कि क्या। फिर वो भाई साहब एक प्रॉपर रीजन ढूंढने को बैठा। तो जब रीजन ढूंढा उसने, तो उसको एक थॉट आया कि अगर एप्पल ऊपर से गिर के नीचे जा रहा है, मतलब नीचे कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो उस एप्पल को खुद के तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसको एक हिंट मिला, तो वो उस हिंट को पकड़ के पूरा रिसर्च उसने चालू किया
कि नीचे ग्राउंड में ऐसा कौन सा फोर्स है जो किसी भी गिरती हुई चीज को खुद के तरफ नीचे अट्रैक्ट कर लेता है, वो भी स्ट्रेट। धीरे धीरे वो डिस्कवर करता गया, धीरे धीरे उसको पता चला कि वो फोर्स ग्राउंड में नहीं है, अर्थ के बीचों बीच है, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो तब उसने इस तरीके से डिस्कवर किया ग्रेविटेशनल फोर्स, और तब उसने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी पर से कोई भी हाइट XYZ, कोई भी हाइट से या कितने भी बॉटम से कोई भी चीज अगर गिरती है तो वो सिर्फ नीचे जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के एकदम बीचों बीच सेंटर में ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, कोई भी गिरती हुई चीज को खुद की तरफ नीचे अट्रैक्ट करता है, वो भी एक ही लाइन में, परपेंडिकुलर, स्ट्रेट, ना ही ऐसा ना ही वैसा, स्ट्रेट ही गिरता है वो। ऐसे हुआ था ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवरी। समझा? अभी इसी चीज को वो लोग ने टेक्स्ट बुक में थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिखा है। लेट अस रीड दैट। We have learned the phenomenon यानी कि fact of gravitation was discovered by Sir Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from the tree on the ground. मैम He wondered, हाँ, मैम आप स्क्रीन शेयर कर दो ना। okay. स्क्रीन शेयर किया लेकिन दिख क्यों नहीं रहा? दिख रहा है? यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Gravitation. As we have learned, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downward and not an angle to the vertical. An angle to the vertical यानी कि क्या? स्ट्रेट भले रहेगा लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्ट या थोड़ा सा राइट में टिल्ट होके क्यों नहीं गिरता है, एकदम सीधे सीधा ही नीचे क्यों गिरता है? वो इस सोच में पड़ गया। एंड नॉट ऑन दैट, व्हाई डू नॉट दे फ्लाई ऑफ इन एन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल यानी कि क्या? स्लीपिंग, और वर्टिकल यानी कि स्टैंडिंग। उसके दिमाग में ये भी सवाल आया कि अगर एक एप्पल या अगर XYZ चीज अगर ऊपर से नीचे गिरती है तो वो चीज गिर के वर्टिकली सीधा ही नीचे क्यों गिरती है? हॉरिजॉन्टल यानी कि राइट में भी जा सकती थी, लेफ्ट में भी जा सकता है, लेकिन नहीं, एप्पल ऊपर से गिर के सीधा नीचे ही क्यों गिरा? आफ्टर मच थॉट, बहुत सोचने के बाद, he came to a conclusion that the earth must be attracting apple towards itself. जैसे कि मैंने समझाया पहले कि उसको एक थॉट आया कि हाँ, अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसका मतलब ये है
कि ग्राउंड में या तो अर्थ में एक ऐसा फोर्स होगा जो किसी भी गिरती हुई चीज को खुद के तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उसको फाइनली कंक्लूजन मिल गया कि अर्थ जो है वो किसी भी गिरती हुई चीज को खुद के तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जरूर ये कोई एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ के एकदम बीचों बीच है, क्योंकि अगर अर्थ के कोई एक पर्टिकुलर कॉर्नर में होता ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ वहीं पे काम करता, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के बीचों बीच है तो ही सारे गिरते ऑब्जेक्ट्स नीचे की तरफ ही आएंगे, क्योंकि वो फोर्स एकदम सेंटर में है। इसके लिए वो फोर्स पूरे अर्थ पे अप्लाई होगा। द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वर्टिकल डायरेक्शन। अभी तुम लोग देख सकते हो कि ये पूरे डायग्राम में एप्पल फॉलिंग यानी कि जो एप्पल गिर रहा है वो गिर के वर्टिकल यानी कि अर्थ के एकदम बीचों बीच में, ये जो ब्लैक एरो नीचे दिया हुआ है अर्थ के सेंटर में, वो गिर के एकदम बीचों बीच में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के एकदम सेंटर में होता है। मून, यहाँ पे मून का क्या कनेक्शन है? मून यहाँ पे ये लोग ने इसके लिए दिया है क्योंकि आगे अगर हम पढ़ेंगे तो एक स्टेटमेंट ऐसा भी आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे अर्थ, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें ऊपर है वो सबको होल्ड करके रखा हुआ है। वो सबको होल्ड करके नहीं रखा हुआ है, हर चीज गिरती है तो नीचे ही गिरती है। तो मून खाली स्काई में क्यों होल्ड करके रखा हुआ है, क्यों होल्ड करके मून एक ही जगह पे है? मून को भी तो नीचे गिरना चाहिए अगर ग्रेविटेशन फोर्स है तो इसके बारे में हम आगे, कंसेप्ट है मून के ऊपर, हम आगे इसके ऊपर पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल ये लोग ने एक एप्पल पे कॉन्सेंट्रेट किया है। तो यहाँ पे डायग्राम में ये लोग ने बताया भी है कि ये जो एप्पल है वो गिर के नीचे की तरफ ही वर्टिकली आ रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ के एकदम सेंटर में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो फोर्स ऊपर से गिरते हुए चीजों को खुद के तरफ नीचे अट्रैक्ट करता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं हम। क्लियर? मैम हाँ Yes, ma'am. मैम तो फिर ये मून पे ग्रेविटी क्यों नहीं अप्लाई होता है? वो आगे उसके ऊपर एक पूरा कंसेप्ट है। एक ऐसा फोर्स है जिसने मून को ऊपर होल्ड करके रखा हुआ है, इसकी वजह से मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी अट्रैक्शन नहीं आता है इसमें ही आगे है, वो टॉपिक हम कवर करेंगे। मैम मतलब ऊपर भी फोर्स है? नहीं, ऊपर फोर्स, हाँ ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, लेकिन ऐसे फोर्सेस है जिसने मून को ऊपर होल्ड करके रखा है। ओके। Figure 1.1 on the left shows an apple tree on the earth. ये जो फिगर 1.1 है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है, उसमें ये लोग ने शो किया हुआ है कि अर्थ के ऊपर एक एप्पल ट्री है। ये लोग ने तुम्हारे क्लियरली समझने के लिए अर्थ के ऊपर इतना बड़ा एप्पल ट्री बनाया है, लेकिन एक्चुअली अगर तुम देखने जाओगे तो अर्थ पे एक पिन जितना छोटा सा डॉट करोगे ना, वो उतना छोटा सा डॉट एक ट्री को इंडिकेट करता है। यानी कि इतना बड़ा ट्री दिखना अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम्हारे क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए अर्थ पे इतना बड़ा ट्री बनाया हुआ है। ये स्टेटमेंट ये लोग ने नीचे क्लियरली लिखा भी है कि the distance in the figure are not according to the scale. Figure 1.1 on the left shows an apple on the earth. The force of an apple on the tree is toward the center of the earth. Earth के एकदम बीचों बीच. That is along the perpendicular. Perpendicular यानी कि क्या? एकदम straight. देख रहे हो ये फिगर में?
ये एक्चुअली एरो थोड़ा सा स्लांट करके बताया है ये लोग ने। ये जो ब्लैक वाला एरो है वो लोग ने थोड़ा स्लांट करके बताया है तुम्हारे क्लियरली समझने के लिए। लेकिन ये जो एक्चुअली एप्पल जो गिर रहा है वो वर्टिकल एकदम परपेंडिकुलर यानी कि एकदम स्ट्रेट गिर रहा है। ये जो थोड़ा सा स्लांट लाइन है वो स्लांट नहीं गिर रहा है, वो तुम लोग को दिखाने के लिए कि अर्थ के एकदम सेंटर में ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन एक्चुअली ये जो एप्पल गिर रहा है वो एकदम स्ट्रेट गिर रहा है। That is perpendicular from the position of an apple toward the surface of the earth. एप्पल कहाँ जाके गिरेगा? सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस पे जाके गिरेगा, क्योंकि अर्थ के सरफेस में यानी कि अर्थ के एकदम बीचों बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी भी गिरती हुई चीज को खुद के तरफ अट्रैक्ट करता है। The figure also shows the gravitational force between the Earth and Moon. The distance in the figure are not according to the scale. यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है एप्पल गिरने का और अर्थ के सेंटर का वो अकॉर्डिंग टू द स्केल नहीं है। तुम्हारे समझने के लिए है ये। एक्चुअल में अगर अर्थ पे एक ट्री इंडिकेट करना हो तो वो इतना बड़ा ट्री नहीं दिखता है, एक छोटे से डॉट जितना ही दिखेगा। Newton thought that if the force of gravitation acts on apples on the tree at different height from the surface of the earth, can it also act on the object at even greater height, much far object than the earth? यहाँ पे न्यूटन के दिमाग में एक और थॉट आया कि अगर एप्पल एकदम अगर एक एप्पल एप्पल ट्री पे अगर एकदम ही टॉप पे है तो क्या अगर वो गिरेगा इतनी ऊंचाई से फिर भी ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करेगा? उसका आंसर है यस। और सेकंड थॉट उसके दिमाग में ये आया कि एकदम नीचे अगर एप्पल ट्री पे एप्पल एकदम नीचे की तरफ है और अगर वो गिरता है तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इतने छोटे से डिस्टेंस पे भी वर्क करेगा? तो उसका भी आंसर है यस। कितना भी हाइट क्यों ना हो या कितना भी नीचे क्यों ना हो हमारा ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक हाइट पे, हर एक फार ऑब्जेक्ट, हर एक नियर ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. एक बार ये पूरा पेज Yes, रेफर कर लो, आई मीन ग्रेविटेशन से। तुम स्क्रीन को तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे फोन में जूम इन जूम आउट कर सकते हो अगर नहीं दिख रहा हो तो। फिनोमिना मतलब फैक्ट ना। फैक्ट, FACT, फैक्ट। मैम यहाँ पे ये दिया है ना मैम, एक ग्रेविटी मतलब कोई भी दो चीज के इस पे अप्लाई होता है, तो मैम एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो और एक जिस पे गिरने वाला है वो ना। हाँ, दैट इज सेंटर ऑफ द अर्थ या तो अर्थ सरफेस।
बहुत ही सारा मैम हाँ मैम जो आपने लास्ट पैराग्राफ वापस समझाएगा न्यूटन थॉट से। ओके न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ द ओके न्यूटन ने ये सोचा कि ये जो सबसे ऊपर जो एप्पल है अगर ये सबसे ऊपर वाला एप्पल भी अगर नीचे गिरता है तो क्या ग्रेविटी अप्लाई होगा? तो उसका आंसर है यस। ग्रेविटी अगर तुम 50th फ्लोर से भी कोई चीज फेंकोगे ना तो भी वो चीज नीचे की तरफ ही जाएगी क्योंकि अर्थ के एकदम सेंटर में ग्रेविटी है। और अगर तुम ग्राउंड फ्लोर से भी कोई चीज अगर फेंकोगे ना तो भी वो चीज नीचे ही जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ के बीचों बीच ग्रेविटी है। यस समझा। डन मैम। बाकी लोगों का हो गया? नो मैम। मैम डन। डन मैम। ओके आई होप बाकी सबका भी हुआ। Yes. ठीक है यस मैम। लेट्स मूव फर्दर। Force and motion. We have seen that a force is necessary to change the speed as well as the direction of motion of an object. हमने पहले क्वेश्चन के ही आंसर में देखा कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट्स होता है। फोर्स कोई भी स्पीड को चेंज कर सकता है, कोई भी डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फेंक सकता है। अगर मैंने बॉल को सिर्फ हल्के से टच किया तो उस पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ उसको टच किया है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया है। और अगर मैं टच करने की जगह पे अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स देके यानी कि प्रेशर लगा के अगर मैं उसको धक्का देती हूँ वो ऑब्जेक्ट को तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ जाएगा यानी कि क्या? जहां पे वो था वहां से हट के और डायरेक्शन में चला जाएगा। मेरा जितना प्रेशर या मेरा जितना फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे उतना वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव होगा। समझा फोर्स और मोशन क्या है? यस मैम।
What are Newton's laws of motion? किसी को पता न्यूटन के कितने लॉ थे? I mean कितने लॉ है? मोमेंटम Okay, there are 3 laws Three of laws motion. of motion. Perfect. तो सबसे पहले हम तीनों laws of motion देख ले. Yes, ma'am. यस मैम यस मैम टेक्स्ट बुक में नहीं है यहाँ पे. मैं तुम लोग को तीनों लॉ पहले रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद हम ये टॉपिक पे जाते हैं. सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. ये सर्कुलर और सेंट्रीपिटल फोर्स लास्ट ईयर भी था ना तुम लोग को? नो मैम यस मैम इससे पहले था शायद से. ओके. ठीक है. ओके. वीडियो ऑन सुजल, अंशिका, नीरज. 3 लॉज ऑफ मोशन. सबसे पहला लॉ देखते हैं पहले. फर्स्ट लॉ हमें क्या स्टेट करता है? तुम लोग नोटबुक में भी लिखो. फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. हेडिंग डालो 3 लॉज ऑफ मोशन. लॉ 1. 2 minutes. ये भी लॉ का तुम लोग को पूरे टेक्स्ट बुक में, ये चैप्टर में इसका प्रॉपर आंसर नहीं है. मैम अगर रेफर क्वेश्चन करना बोलो हो ना. तो ये आंसर तुम रेफर कर सकते हो. फर्स्ट लॉ. मैम फर्स्ट क्वेश्चन लॉ स्टेट करता है. सेंटेंस काफी बड़ा है, इसका भी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. मैम क्या करना है? बस वो लिखना है ना, न्यूटन्स. लिखना है और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी. मैम क्वेश्चन बोलो ना. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. मैम ये कॉपी करे. हाँ. ये फर्स्ट लॉ है. डन में. ओके. अदर्स? नो मैम. नो मैम डन मैम ओके. मैम डन. सुनो पहले. ओके. An object continues to remain at rest or in state of uniform motion along a straight line. पहले an object से लेके straight line तक का मीनिंग देख लेते हैं. ये स्टेटमेंट, पहला लॉ का मतलब क्या है? एन ऑब्जेक्ट यानी कि एक पर्टिकुलर अगर बॉल है, वो हमने जो जगह पे रखा है वो उसी जगह पे रुका हुआ है. कब तक रुका हुआ है? unless an external unbalanced force act on it. एक पर्टिकुलर बॉल अपनी ही जगह पे कब तक रुकेगा? जब तक उसको कोई और आके या तो पुश ना करे
या तो फोर्स ना अप्लाई करे या तो किक ना करे, तब तक वो बॉल अपनी ही जगह पे पड़ा रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई अनबैलेंस्ड यानी कि हम जैसे लोग या एयर के प्रेशर से वो बॉल मूव होता है। एन ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर बॉल अपने रेस्ट पोजीशन पे या स्टेट यानी कि जैसा है वैसा कब तक रहेगा, जब तक, अनलेस यानी कि जब तक, एक्सटर्नल यानी कि कोई और फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि या तो एयर या तो हम जैसे ह्यूमंस आके उस पे एक्ट नहीं करेंगे, तब तक एक्ट नहीं करेंगे यानी कि क्या, जब तक हम आके उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करें तब तक वो ऑब्जेक्ट अपने ही जगह पे पड़ा रहेगा। समझा फर्स्ट लॉ? यस Yes. मैम। Yes, ma'am. एवरीवन? Yes. Yes. ओके। यस मैम। सेकंड लॉ के लिए सबसे पहले तुमको मोमेंटम का मतलब समझना होगा। तो पहले सेकंड लॉ लिखो, हेडिंग में डालो सेकंड लॉ, और फिर उसके नीचे लिखो मोमेंटम, और मोमेंटम का ये डेफिनेशन है, अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। हेडिंग डालना है सेकंड लॉ, उसके नीचे लिखना है मोमेंटम और मोमेंटम का डेफिनेशन। सेकंड लॉ समझने के लिए मैम तुमको क्या है मोमेंटम मोमेंटम का का मीनिंग डेफिनेशन? समझना जरूरी है। ये नीचे जो दिया है, द टर्म दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। Yes, ma'am. Done. Done. तो व्हाट बे इज बोलू। मोमेंटम? ये यस मैम। मैम आई थिंक सो वन साहिल, प्लेस टू अनदर प्लेस। जरा तुम्हारे पीछे का साहिल जो गाने बज रहे हैं वो बंद करो जब तक एटलीस्ट लेक्चर चालू है फॉर 1.5 आवर। यस नहीं तो एग्जाम में, बोर्ड्स में गाना लिख के आना। मोमेंटम का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे ताकत लगाना, उसको मोमेंटम बोलते हैं। किसी भी XYZ ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेंथ लगाना, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत लगाना, अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेंथ यानी कि ताकत लगाना, या तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो कितना उस पे स्ट्रेंथ यानी कि कितना उस पे फोर्स लगाया है, तब जाके वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है। समझा मोमेंटम? मैम नो मतलब मैम। उसका जो स्ट्रेंथ है वो डिस्क्राइब करता है क्या? अभी ये एग्जांपल लेते हैं। ये एक कांच का ग्लास है और यहाँ पे ऊपर दो ऑब्जेक्ट कौन से दिए हुए हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे एक बड़ा सा पत्थर दिया हुआ है एंड राइट हैंड साइड पे एक गन का छोटा सा बुलेट दिया हुआ है। अगर हम पत्थर को, इतने ह्यूज पत्थर को अगर हम इस ग्लास के ऊपर रखते भी हैं ना, तो भी वो ग्लास, कांच का ग्लास टूट जाएगा। लेकिन अगर जो राइट हैंड साइड पे जो बुलेट दिया हुआ है, अगर उस बुलेट पे हम थोड़ा सा प्रेशर या मैक्सिमम प्रेशर भी अगर हम डाल के उस पर्टिकुलर ग्लास पे हम फेंकेंगे तो वो ग्लास नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि बुलेट में इतना स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो उस ग्लास को फोड़ पाए। लेकिन जो इतना बड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्टोन है उसमें इतना स्ट्रेंथ है कि वो उस पर्टिकुलर ग्लास को तोड़ पाए। समझा? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। अभी सेकेंड लॉ का डेफिनेशन लिखो। The rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force. पहले लिखो फिर एक्सप्लेन करती हूँ।
डन डन। अदर्स बाकियों का होगा। नो मैम। यस मैम, डन। डन मैम। ठीक है, हाँ रखी शर्मा तो। डन मैम। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमने देखा, मोमेंटम यानी कि क्या, प्रेशर, फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि फोर्स इज proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of force. इन शॉर्ट, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब ये है कि जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस ही पर्टिकुलर फोर्स में डायरेक्शन, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। प्रोपोर्शनल यानी कि क्या, इक्वल। अगर हमारा प्रेशर यानी कि फोर्स अगर ज्यादा है तो हमारा ऑब्जेक्ट को ज्यादा जोर से धक्का लगेगा। अगर हमारा धक्का यानी कि प्रेशर यानी कि फोर्स कम है तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, थोड़ा ही मोशन में आएगा। समझा सेकेंड लॉ? यस मैम। मैम। थर्ड लॉ बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऑपोजिट व्हाट इज डायरेक्शन। थर्ड लॉ? नहीं नहीं, this is your third law. Every action has an equal opposite reaction force which act simultaneously. लिख के हो जाएगा तो बताना। डन। डन मैम। डन ओके, तो अगर इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले तो रॉकेट है। अब ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या स्टेट करता है कि जितना जोर से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही जोर से वो अपोजिट हमको सामने रिएक्ट करेगा। अगर इससे भी अगर इजी, रॉकेट से भी अगर इजी एग्जांपल हम ले सकते हैं तो दैट इज, घर पे अगर बॉल से कभी खेला है तो हमने बॉल अगर जितने ही फोर्स के साथ दीवार पे फेंका उतने ही फोर्स से बॉल वापस हमको रिबाउंस करेगा। यानी कि अगर बहुत ज्यादा जोर से हमने बॉल को दीवार की तरफ फेंका तो उतने ही फोर्स के साथ बॉल हमको वापस हिट करेगा। दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जितना ज्यादा प्रेशर तुम लगाओगे उतना ही सामने तुमको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल यानी कि जितना ही जोर से तुमने फेंका उतना ही सामने तुमको वापस बॉल आके रिबाउंस करेगा। दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझा? यस मैम।
ओके मैंने जितना तुम लोग को अभी नोट्स लिखाया है Yes, 5 ma'am. मिनट में फटाफट रेफर करो। अगर कोई डाउट है पूरे नोट्स में से तो Yes, अभी ma'am. ही क्लियर करो। यस मैम। यस मैम। वीडियोस ऑन रख के रेफर करना है। नीरज, सुजल, अंशिका, वीडियोस ऑन। डन मैम। डन कुछ मैम। डाउट है? नो मैम। बाकी सबको Yes, I'm done. I'm done. No doubts. I'm ठीक है। done. ठीक है ओके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके मैम। बाय। Thank you, ma'am. बाय मैम। थैंक यू मैम। Bye, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. बाय। बाय मैम।